नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर यानी स्कूलों के विलय के बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने साफ किया है कि ऐसे स्कूल शिफ्ट नहीं किए जाएंगे, मर्ज नहीं किए जाएंगे जहां पर छात्रों की संख्या 50 से ज्यादा है। कोई भी स्कूल अपनी मौजूदा स्थिति से 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर भी नहीं जाएगा। पिछले कई दिनों से स्कूल मर्जर का यह मामला काफी विरोध झेल रहा था। सड़कों पर, कोर्ट कचहरियों में इसके खिलाफ अर्जियां लग रही थी। समाजवादी पार्टी अपने मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के नेता पीडीए पाठशालाएं चला रहे थे, यानी पेड़ों के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे थे, स्कूलों की बिल्डिंगों के बाहर बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो जब सरकार ने यह स्थिति साफ की, 1 किलोमीटर की दूरी, 50 से ज्यादा संख्या, शिक्षकों की नौकरी, इन सब पर सरकार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने इसे अपने आंदोलन की जीत बताया। यानी वो आंदोलन जिसके तहत उन्होंने इस फैसले को शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए सड़कों पर खुले में पीडीए पाठशालाएं पेड़ों के नीचे लगानी शुरू की थी उनके नेताओं ने। अखिलेश यादव ने यह आरोप भी लगाया था कि सरकार यह फैसला सियासी तौर पर कर रही है और उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है जिन इलाकों में समाजवादी पार्टी जीतती है। तो कुल मिलाकर अब सरकार ने जब यह स्थिति साफ की है और इसे लेकर काफी ज्यादा विपक्ष जो है वो इसका क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है विपक्षी पार्टियों में। हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे मसले पर विजय उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजय जी, पहली बात तो मेरा सवाल यह है बड़ा बुनियादी कि क्या इसे सरकार का यू टर्न माना जाए? स्कूल तो मर्ज हो ही रहे हैं, या फिर यह माना जाए कि सरकार ने एक स्थिति साफ की है? देखिए, सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की। ये फैसला ले लिया कि स्कूल का विलय किया जाएगा, लेकिन सर्वे नहीं किया। दरअसल इसमें पहले सर्वे होना चाहिए था और जो इनके खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनकी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हो सकती थी, लेकिन सरकार ने बड़ी जल्दबाजी में सारी चीजें की और विलय करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि एक चिट्ठी जारी होती है, शायद वो 15 जुलाई को, और उसके बाद फिर तेजी से चीजें आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो जब आपने सर्वे ठीक से नहीं किया, आपको पता ही नहीं कि कौन से स्कूल के बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं, शायद 16 जून की बात कर रहे हैं, माफ करिएगा, जुलाई बोल दिया मैंने, 16 जून का चिट्ठी है। तो वो उस चिट्ठी में के बाद बड़ी तेजी से सारी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। देखिए, एक तो ये जुलाई में करने का कोई मतलब औचित्य नहीं था। ये काम जून में 16 जून के बाद करने का औचित्य नहीं था, क्योंकि जुलाई एक नजदीक थी और स्कूल खुलने वाले थे। इसको थोड़ा पहले से करना चाहिए था, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है कि इनको समझ में ही नहीं आता कि कब क्या फैसला लेना चाहिए, और इन्होंने फैसला ले लिया। अब वो एक गाइडलाइन जारी कर दी, उसमें कोई मानक नहीं रखा गया कि कितने बच्चे होंगे स्कूल में तब विलय होगा। कोई मानक नहीं रखा गया। उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां 2-2, 3-3 स्कूल हैं। दरअसल अब 2001 से लेकर और 2010 के बीच में बहुत से स्कूल खोले गए उत्तर प्रदेश में, और उस समय कॉन्सेप्ट ये था कि ज्यादा स्कूल, ज्यादा नजदीक स्कूल का मतलब ज्यादा बच्चों का स्कूल में आना। क्योंकि लंबे समय से स्कूलों में बच्चों को लाना अभी भी बहुत बड़ा टास्क है। हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम अपनी सोसाइटी को ये नहीं बता पाए हैं अभी तक कि बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है और माता पिता स्वयं स्कूल तक बच्चों को ले जाएं। 2 बार ड्राइव चलती है स्कूल चलो अभियान की, फिर जाके तब भी बच्चे छूट जाते हैं और नामांकन उनका नहीं हो पाता है। तो इन्होंने जो 16 जून को किया, 4-5 दिन बाद उस पर अमल शुरू हो गया, और जुलाई के शुरुआत तक पता लगा कि जब स्कूल खोलने थे कि भाई ये तो विलय हो गया। तो ये एक गलत तरीका था। दूसरा, सर्वे करना चाहिए था कि वास्तव में किन स्कूलों में है, उसकी पूरी रणनीति बनाते, लोगों को बता देते कि भाई ये स्कूल का विलय हो रहा है, क्योंकि प्रधान तो जिम्मेदार है ही है स्कूल के लिए जो गांव का है, तो उसको आप कॉन्फिडेंस में लेते और चीजों को आप कर सकते थे। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि 2001 से 2010 के बीच का अगर पूरा जो दशक है, उसमें ज्यादा स्कूल खोले गए, और उस स्कूल को केंद्र सरकार ने फैसला लिया था। अटल जी की सरकार के समय से शुरू हुआ और मनमोहन जी की सरकार के समय ये जारी था। उस समय जो स्कूल खोलने का निर्णय करना था, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का अध्यक्ष था जिला पंचायत अध्यक्ष। इसके मेंबर कौन थे? मेंबर थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो वहां के होंगे स्थानीय, और विधायक गण होंगे।
एक पॉलिटिकल लोगों की कमेटी थी ये, तो इन्होंने सारे फैसले पॉलिटिकल लिए। विधायक जी को, क्योंकि स्कूल ही पोलिंग बूथ बनते हैं, तो हमारा जो राजनेता है, जनप्रतिनिधि है, वो अपना इसमें फायदा देखने लगा कि भाई स्कूल खुलेगा तो कल को इसमें पोलिंग बूथ भी बनेगा, तो हमें ऐसे इलाके में, इसको गांव के ऐसे हिस्से में इस स्कूल को स्थापित करना चाहिए जहां पे हमारे प्रभाव के लोग ज्यादा हों। तो उससे दो फायदे होंगे, पहला पोलिंग बूथ बनेगा तो हमारा दबदबा होगा, दूसरा उन लोगों के काम ये सामुदायिक भवन के तौर पे इस्तेमाल होगा, शादी ब्याह दूसरे तरीके के फंक्शन है, उसमें लोग इन स्कूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कमेटी ने बच्चों के हित में नहीं ध्यान दिया, कमेटी ने ध्यान दिया अपने हित में। तो जाहिर है इन स्कूलों की जो उपयोगिता थी शुरू में ही संदिग्ध हो चुकी थी, लेकिन उस समय इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। ये तो एक बात हो गई। दूसरी, उस समय ये था कि सरकारी स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई निजी स्कूल नहीं खुलेगा और उनको अनुमति नहीं दी जाती थी। कोई चोरी वोरी करके या झूठी जानकारी दे के अधिकारियों को मिलाकर स्कूल खोल लेता था तो भी किसी ने शिकायत नहीं की तो चलता रहता, अदरवाइज शिकायत होती थी तो सरकार उस पर कार्रवाई करती थी। लेकिन 2010 के बाद सरकार ने कहा कि नहीं, निजी स्कूल जितने ज्यादा खुलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इनके स्कूलों में तो बच्चे आ नहीं रहे थे, तो निजी स्कूल वाले अपना कोशिश करके ले आएंगे और माता पिता भी सरकारी के बजाय अगर प्राइवेट में पढ़ाना पसंद करेंगे तो पढ़ा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने ये बाइंडिंग खत्म कर दी कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों को बहुत सी जगहों पे चुनौती मिली, प्राइवेट स्कूलों में संख्या वास्तव में बढ़ गई और सरकारी स्कूल खाली हो गए। ये भी एक समस्या है। तो ये इन मसलों को हल करने के लिए सरकार के पास कोई फार्मूला नहीं है, सरकार के अफसर कोई रणनीति नहीं बनाते हैं। और देखिए दिक्कत क्या है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री ही सारे फैसले लेता है, मुख्यमंत्री ही नीतियां निर्धारित करता है, नीचे से अफसर प्रस्ताव भेजते हैं, अगर मुख्यमंत्री ने उस पर स्टडी नहीं की है तो वो तो कैबिनेट में अप्रूव होगा ही नहीं। तो हुआ ये कि प्राइमरी एजुकेशन में जो फैसले हुए, जो निर्णय हुए, उनमें जिन राज्यों में सीएम की भागीदारी अच्छी थी वहां तो ठीक है, लेकिन जहां पे भागीदारी अचानक हुई कि नहीं अब फाइल आ गई है, देखना है इसको, तो उनको जैसा समझ में आया, जैसा उनका परसेप्शन था, उस हिसाब से उस पर निर्णय कराया गया, हुआ नहीं हुआ, होल्ड कर दिया गया, इस तरह की परिस्थितियां रही हैं। नहीं तो अखिलेश यादव ये ट्वीट कर रहे हैं कि स्कूल मर्जर का फैसला वापस लेना पीडीए पाठशाला आंदोलन की महाजीत है, शिक्षा का अधिकार अखंड होता है और रहेगा। तो क्या सियासी नजरिए से इसे अखिलेश यादव की जीत के तौर पर देखना चाहिए, सरकार ने जो कल ऐलान किया है? देखिए ये सियासी तौर पे, देखिए मुद्दे के तौर पे समाजवादी पार्टी इसे कह सकती है कि हमारी जीत है, लेकिन ये सिर्फ समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही थी ऐसा नहीं है। बहुत से गांवों से विरोध की आवाज उठी और सरकार ने खुद देखा कि उनके फैसले गलत थे, क्योंकि नदी नाला है, कहीं किसी ग्राम पंचायत में 3 स्कूल हैं, 3 में से 1 बंद हो गया। अब बाकी दूसरे स्कूल तक जाने के बीच में एक नाला है, तो बारिश में उफान आ जाता है, वहां पुल नहीं है, बच्चे कैसे जाएंगे, या फिर वो थोड़ा दूर है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स सरकार के सामने आने लगे थे। सपा ने इसको मुद्दा बनाया, लेकिन सपा का मुद्दा बनाना एक पॉलिटिकल था। और सपा ने जो पीडीए स्कूल खुलवाए उसमें आप पढ़ा क्या रहे हैं? आज से अखिलेश अगर बच्चा यही एग्जाम में लिख देगा, आज से अखिलेश उसको नंबर मिलेंगे क्या? आप किताबों से अलग हटके एक नया पाठ्यक्रम दे रहे हैं, बच्चों को पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं, जो क्लास 1 के हैं, उन बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल उचित नहीं है कि आप अगर उसमें आज से आम पढ़ाते या जो भी किताब में उनके प्रेस्क्राइब है वही पढ़ाते तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिलेबस ही नया लागू कर दे रहे हैं तो आप न्याय कर रहे हैं, क्या न्याय कर रहे हैं? ये एक दिक्कत की आज अखिलेश कर रहे हैं, कल को भाजपा करेगी कि भाई या से योगी हम पढ़ाएंगे, मायावती के समर्थक कहेंगे माँ से हम मायावती पढ़ाएंगे, का से कांशीराम जी पढ़ाएंगे, आज से अंबेडकर जी पढ़ाएंगे। नहीं, वो तो दबाव की राजनीति थी और इस दबाव की राजनीति ने असर दिखाया, वो तो ये कह रहे हैं। नहीं देखिए, असर तो दिखाया, इसमें इसको हम मानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको मुहिम के तौर पे लिया और समाजवादी पार्टी ये जताना चाहती थी कि स्कूलों का जो मर्जर है वो रणनीतिक तरीके से सही नहीं लिया गया, इसमें वो कामयाब रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैसेज आपने दे दिया वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि आपने
पॉलिटिक्स कर दी। अगर इसमें उनके उत्साही कार्यकर्ताओं ने स्कूल के सिलेबस के हिसाब से, उनकी पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाया हो तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा संदेश जाता और ज्यादा दबाव बनता। वैसे भी मैं ये मानता हूं कि सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर के तौर पे स्थानीय स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अगर कार्यकर्ता पढ़ा लिखा है, और इसके लिए छूट है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहे, अगर स्कूल में आप भवन बनवाना चाहते हैं, पंखे लगवाना चाहते हैं, पानी के लिए आप आरओ लगवाना चाहते हैं, आप स्कूलों को डेस्क और चेयर देना चाहते हैं, आप उसमें जो है नए एजुकेशन के लिए जो इक्विपमेंट जरूरी होते हैं, खासतौर पे वो सारा चीज आप देना चाहें तो दे सकते हैं, स्कूल को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, तो वो सारी ऑप्शन ओपन है और वो करना चाहिए था। कि ठीक है, मैं तो ये सोचता था कि एक ड्राइव चलाएंगे पॉलिटिकल लोग, जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं, मैं सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूं, जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं उसमें 50 से ऊपर संख्या बढ़वा दें, तो वैसे ही एक मुद्दा बन जाएगा कि भाई इस स्कूल में तो नामांकन अब 60 हो गया है, 65 हो गया है, अब क्यों आप इसको बंद कर रहे हैं। ये भी एक तरीका था। तो एक सकारात्मक तरीके से सरकार की इस योजना का विरोध किया जा सकता था और करना चाहिए भी था। क्योंकि देखिए, अगर 2001 से 2010 तक सरकार ये मान के चल रही है कि ज्यादा स्कूल होंगे तो बच्चे ज्यादा सहूलियत से पढ़ सकेंगे, उनके घर के नजदीक स्कूल होगा तो उनको आसानी होगी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद गांव के माहौल को आप समझे बगैर आप 2 बार स्कूल चलो अभियान चला रहे हैं, उस चीज को भी आपने ध्यान में नहीं रखा कि हमें बच्चों के नामांकन के लिए स्कूल चलो अभियान चलाना पड़ता है, पेरेंट्स से जाके संपर्क करना पड़ता है, टीचरों को ये जिम्मेदारी होती है। उसके बाद तो फिर क्यों हम स्कूलों को बंद करें। आप नंबर बढ़ाइए, बच्चों को रखिए। और संसाधन की जहां तक बात है, संसाधन उत्तर प्रदेश की सरकार तो कई बार कह चुकी है कि हमारे पास संसाधन की कोई कमी नहीं, हमारा बजट फायदे का है। तो फिर संसाधनों का सवाल कहाँ है। संसाधनों का सवाल तो अनुकूलतम उपयोग, अगर संसाधन के अनुकूलतम उपयोग जो भाषा उसमें लिखी हुई है, तो वो उसको अगर आप ध्यान में रखें तो वहां पे भी आपके पास जब संसाधन है तो आप करिए। क्योंकि अगर 3 बच्चा भी कहीं पढ़ रहा है तो वो 3 बच्चे में एक सेना में अगर चला गया, एक डॉक्टर हो गया, एक उसमें आर्किटेक्ट हो गया, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होती है। या कोई उसमें से आगे चल के विधायक या सांसद या देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो बच्चों को पढ़ाई के लिए उनके डोर स्टेप से जितना नजदीक हो सके स्कूल की सुविधा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की ये मांग बहुत जायज थी, इसमें 2 राय नहीं है। मैं इस बात का भरपूर समर्थन करता हूं और अखिलेश ने अगर क्रेडिट ली है तो निश्चित तौर पे इसमें उनका योगदान है। बिल्कुल। एक सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई शिक्षक नहीं हटाया जाएगा। पिछले 2-3 हफ्ते से यह भी एक सोशल मीडिया पर चल रहा था, या लोगों को आशंकाएं थी कि भाई स्कूल जब मर्ज हो जाएंगे तो अलग अलग स्कूलों के जो शिक्षक हैं शायद उनकी नौकरियां भी जाएंगी। तो यहाँ शायद ये स्पष्टता सरकार को देनी पड़ी कि ये तो लोगों में भी विरोध हो रहा है इसका। शिक्षक तो पॉलिटिकल पार्टी से अलग है, वो एक नई कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी विरोध में। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षक बहुत पॉलिटिकल है उत्तर प्रदेश का। खासतौर पर प्राथमिक विद्यालयों के जो शिक्षक हैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हैं। अभी जब डिजिटल अटेंडेंस की बात आई थी तो इन लोगों ने बहुत विरोध किया था। पठन पाठन में इनकी कितनी रुचि है, ये इस पे तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अध्ययन हो तो पुख्ता तरीके से तो बात सामने आ जाएगी। लेकिन एक राग दरबारी लिखा गया था, श्री लाल शुक्ल ने एक राग दरबारी लिखा था, हालांकि वो कॉलेज के लिए था वो, लेकिन उसमें जिक्र था स्कूलों में भी जो हाल है। 50-60 साल हो गए, लेकिन उसको 50-60 साल हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी हालात उससे ज्यादा बदले नहीं हैं। प्राइमरी एजुकेशन के जो शिक्षक हैं, ये इनकी रुचि यही इसी में होती है कि हमें कम से कम स्कूल जाना पड़े, कम से कम पढ़ाना पड़े। जितने भी शहर के आसपास के सरकारी स्कूल हैं उनमें शिक्षकों की संख्या हमेशा ज्यादा मिलती है। वजह क्या है? एक तो वीआईपी फैमिलीज के तमाम महिला या पुरुष शिक्षक हैं तो वो वहां पे अपना ट्रांसफर करा लेते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं। दूसरा, जो सामान्य शिक्षक हैं उनको लगता है कि हमें बस सैलरी चाहिए, हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं। बहुत से शिक्षक तो दूसरे कामों में भी लगे हैं। तो आप जब डिजिटल अटेंडेंस का जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया था, उससे तो बिल्कुल साफ हो गया कि पढ़ाई, स्कूल जाना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि वो इतने ज्यादा उन्होंने बहाने बनाए कि नेटवर्क नहीं होता है और ऐसा है, और तरह तरह के उन्होंने सवाल खड़े किए। असल चीज यही है कि आप एक अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं,
आप एक रेगुलर नौकरी में हैं, उसके बावजूद आप बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं ठीक से। और लेकिन इसी के मुकाबले बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने लोगों से हेल्प ले लेके स्कूलों को मॉडर्नाइज किया है, स्कूलों को बेहतर बनाया है, बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी सारे सब्जेक्ट, भाषाएं, सब्जेक्ट सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और लर्निंग के लिए बच्चे समझें अच्छे से, उसके लिए नए नए प्रयोग भी करते हैं। तो बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो अच्छा काम करने वालों की तादाद है, मुझे लगता है कि अनुपातिक तौर पे कम है। चलिए एक अगले विषय पे आते हैं जो पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा, अखिलेश यादव का मस्जिद विवाद। वो मस्जिद विवाद, अखिलेश यादव ने एक मीटिंग कर ली दिल्ली की एक मस्जिद में अपने नेताओं के साथ, अपने सांसदों के साथ। उसके बाद एक मौलाना साजिद रशीदी आए जिन्होंने एक अभद्र और शर्मनाक टिप्पणी कर दी। उनको एक टीवी डिबेट में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ रसीद दिया। क्या आप इस पूरे मसले का अखिलेश यादव और मुस्लिम वोटर के रिश्तों पर कोई असर देखते हैं? मतलब क्या कि अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर जो सवाल उठे कि अखिलेश यादव मुस्लिम धार्मिक गुरुओं का मामला है इसलिए चुप हैं, क्या आपको लगता है कि कोई इसका राजनीतिक एम्प्लीफिकेशन है अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स पर? देखिए, हम लोग ये सभी लोग जानते हैं कि मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं का प्रवेश भी वर्जित है। लखनऊ में शाइस्ता अंबर हैं जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया हुआ है, तो उन्होंने एक मस्जिद बनाई है जिसमें महिलाएं ही जा सकती हैं, वो पीजीआई की तरफ है। तो इस्लाम में मस्जिद में महिलाएं नहीं जा सकती, ये सवाल तो है। इस्लाम के कई ऐसे नियम हैं जो नियम इनको रोकते हैं। तो मौलाना जो बात कह रहे थे उसके जवाब में क्या जमीयत ने कोई बात कही, क्या दारुल उलूम देवबंद ने इसका ठीक से खंडन किया? तो सवाल जिस तरह से उठाया गया वो उचित, हालांकि इसको इग्नोर किया जा सकता था, जो हमारे मुस्लिम मौलाना हैं वो इसको इग्नोर कर सकते थे, लेकिन उसमें बड़ी चीरफाड़ हुई। बाद में बहुत सी और भी कदम आगे बढ़ा के उसमें बात कहने की कोशिश की गई थी। उनको लगा कि हमें माइलेज मिल रहा है। कई मौलानाओं को ऐसा भी लगा होगा कि हमें दूसरे दलों से समर्थन भी मिल सकता है, लेकिन ये अनुचित था। डिंपल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो पार्लियामेंट से ही वहां गई थी, और जो उस मस्जिद के इमाम हैं वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, समाजवादी पार्टी से ही हैं। इसे इग्नोर करना चाहिए था। जिस तरीके से इस पे टिप्पणियां की मौलानाओं ने, बहुत अनुचित थी। अखिलेश की चुप्पी मैं समझता हूं कि रणनीतिक तौर पे ठीक थी और उनको सिर्फ चुप ही रहना चाहिए था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसका पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन वगैरह भी किया था। लखनऊ में बेबी रानी मौर्य जो उत्तर प्रदेश की कल्याण मंत्री है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भाई ये तालिबानी कल्चर है और डिंपल को एक हिंदू महिला कहा जा रहा है और उनके वस्त्रों को लेकर टिप्पणी की जा रही है। तो सांस्कृतिक तौर पे और मजहब और धार्मिक तौर पे तो मौलाना कहीं सही थे, लेकिन समय काल परिस्थिति के हिसाब से कई बार इग्नोर भी करना चाहिए, लेकिन वो इग्नोर करने के लिए जो लोग नहीं तैयार थे वो बोल रहे थे, तो उसमें चुप्पी ही एक विकल्प था उसका। और मुझे लगता है क्योंकि अखिलेश अगर कुछ बोलते तो उसका मैसेज ज्यादा दूर तक जाता और समाजवादी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं था, और इनके कार्यकर्ता जिस तरीके से घटना को उन्होंने अंजाम दिया और उसको क्रेडिट लिया, वो भी मुझे लगता है ठीक नहीं है, जबकि एफआईआर हो चुकी है। क्या आप इसका मुस्लिम समाज में भी कोई असर देखते हैं? मैं इसको वोट की राजनीति से जोड़ के देख रहा हूं। देखिए, मुस्लिम समाज में कई तरीके की बातें हैं। कई मसलों पे मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा अपने मजहब के नियमों के साथ खड़ा नजर आता है और कई जगह उदार हो जाता है। तो मुझे लगता है इस मामले में, देखिए मैं बताऊं, मैं एक बार एक डिबेट में बैठा था, एक मौलाना साहब हमारे बगल बैठे थे और वो सारी बातें बता रहे थे कि इस्लाम में महिलाओं को कैसे रहना चाहिए, सिर ढका होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए और तमाम चीजें। यहाँ तक कि देवबंद का एक फतवा है कि मौलानाओं को फोटो नहीं खिंचवा, मुस्लिम्स को फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए थे, लेकिन बिना फोटो खिंचाए हज करने कैसे जाएंगे? वो तो सऊदी अरब ही मांगता है। पासपोर्ट, अगर वीजा आपको लगाना है तो फोटो चाहिए ही चाहिए। लेकिन इस तरह के फतवा हैं। हालांकि देवबंद ने अपना ऑनलाइन फतवा खत्म कर दिया, नहीं मैं आपको दिखा भी देता। उसमें यह भी फतवा है एक कि आप गैर मुसलमानों से दोस्ती न करिए, आप उनसे अगर दोस्ती रखिए भी तो बहुत उन पे भरोसा न करिए। इस तरह की कई बातें
उसमें कही गई थी। हालांकि वो ऑनलाइन अब वो हटा दिया गया है, अब उसको ऑफलाइन कर दिया उन्होंने। तो कई जगह पे जहां उदारता दिखाता है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में भी उदारता दिखाना चाहिए, क्योंकि डिंपल को नहीं पता ना, जो इस्लाम के वसूल हैं वो डिंपल को थोड़ी पता है। और अगर कोई इसमें ऑब्जेक्शन की बात थी तो आप उस इमाम के खिलाफ बोलते, आपने डिंपल के खिलाफ क्यों बोला? भाई वो तो एक हिंदू मंदिर के तरीके से उन्होंने अपने और वैसे वो नमाज पढ़ने तो गए नहीं थे वहां पे, मतलब उनका इरादा तो नहीं, नमाज आप ना भी पढ़ने जाइए तो भी मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश नहीं हो सकता। तो जो कुछ भी इसमें आरोपी कोई था, किसी के ऊपर सवाल खड़े हो सकते थे, तो वो जो मोहिबुल्लाह साहब हैं, जो उस मस्जिद के इमाम हैं और रामपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको आप टारगेट करते कि भाई उन्होंने नहीं देखा, उनकी जिम्मेदारी थी। आप डिंपल को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो टारगेट करने के पीछे मौलानाओं की पॉलिटिक्स थी। और ये जो घटना हुई, मुझे लगता है कि इससे मुस्लिम समाज में कोई नेगेटिव मैसेज नहीं गया, क्योंकि सभी मुस्लिम समाज के लोग इस बात को महसूस करते होंगे कि अगर मोहिबुल्लाह ने बताया होता तो डिंपल उस तरीके से अपने को रखती। उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो जिम्मेदारी तो मोहिबुल्लाह की थी जो उस मस्जिद के इमाम थे। सही बात है। एक और मसला विजय जी पिछले दिनों में काफी छाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो है मंत्री AK शर्मा का। मंत्री जी बड़े हताश नजर आते हैं कई बार अपने ट्विटर हैंडल्स पे, जो उनका ऑफिस करता है या वो खुद करते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो लगातार कर रहे हैं कि मुझे बदनाम करने की सुपारी ले रखी है लोगों ने। अब वो उनके अधिकारी हैं, यूनियन के लीडर हैं, ये निजीकरण का मसला है चाहे जो भी है, लेकिन मंत्री जी बार बार ऐसा दर्शाते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। आज तो अभी हमारी इस रिकॉर्डिंग से पहले उनका ट्विटर हैंडल पर आया कि उन्होंने एक अचक दौरा किया 1912 वाला जो केंद्र है जहां शिकायत निवारण केंद्र जो होते हैं, और उसके बाद उन्होंने लिखा। तो ये इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? ये सिर्फ मंत्री वर्सेस अधिकारियों के बीच का मामला है, मंत्री वर्सेस यूनियन लीडर्स के बीच का मामला है, और एक मंत्री इस तरीके से क्यों हताश निराश पाया जा रहा है? देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि मंत्री जी ब्यूरोक्रेसी से आए हैं और मैं इनको शुरू से फॉलो कर रहा हूं। इनमें पॉलिटिकल बैक्टीरिया नहीं है। ये कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और मुझे लगता है आजकल इन्होंने अपने एडवाइजर्स सब बदल दिए हैं, नए एडवाइजर लाए हैं जो बहुत ही घातक किस्म के लोग हैं। एक तो इनका जो लंबा चौड़ा पत्र जारी हुआ था जिसमें सुपारी वाली बात लिखी थी, वो 3rd पर्सन में लिखी गई थी, 1st पर्सन में नहीं थी। यानी इन्होंने नहीं लिखा था, किसी और ने लिखा था और इन्होंने उसे इंडोर्स किया था। तो अगर कोई मंत्री किसी दूसरे के लिखे हुए कंटेंट को अपनी पोस्ट में डालता है या उसे अपनी पोस्ट में लाइक करता है, शेयर करता है, तो आप ये निश्चित समझ जाइए कि वो बहुत कंफ्यूज है। मुझे लगता है कि या तो उन पे काम का बोझ बहुत ज्यादा है, या फिर उनको लगता है कि जो जिस तरीके से वो चीजों को समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको गलत तरीके से लोग समझा रहे हैं। क्योंकि एक IAS अफसर जो इतने लंबे समय से रहा हो, जो जिसके काम को की सराहना की हो, देश के इस समय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने निश्चित तौर पे इनकी सराहना की होगी, और शायद उन्हीं रिश्तों की वजह से उत्तर प्रदेश में MLC और मिनिस्टर भी बने। तो कम से कम मंत्री को जो कुछ कहना हो 1st पर्सन में कहे, और 3rd पर्सन का लिखा हुआ वो अगर अपने पोस्ट में डालता है तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं। वो कंफ्यूज हैं इस समय बहुत ज्यादा। और जिस तरीके से अभी देखिए मथुरा में भी वो उन्होंने फ्री बिजली जो बिहार में दी गई 125 यूनिट, उस पर उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की, बाद में सफाई दी, वो भी ठीक नहीं था। तो ये किसी मंत्री का कामकाज ऐसा नहीं होना चाहिए, खास तौर पे जिसपे सबकी निगाहें हों। आप लंबे समय तक IAS रहे हैं और फिर आप मंत्री हैं और आपके रिलेशन इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं, फिर आप इस तरीके का जब व्यवहार करते हैं तो लोग उस पर बहुत से सवाल उठाते हैं। और अभी जिस रास्ते पे वो हैं, मुझे लगता है कि हालांकि देखिए बिजली उत्तर प्रदेश में 2017 में 14,000 मेगावाट पीक आवर में डिमांड होती थी जुलाई अगस्त में, आज वो 31,500 मेगावाट हो चुकी है, यानी दुगने से ज्यादा। सन 47 से और 17 तक 14,000 मेगावाट 65-70 सालों में, और 8 सालों में डबल कर दिया आपने। तो अचीवमेंट तो उत्तर प्रदेश सरकार का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजली में जिस तरीके से, अब जाहिर है कि अगर डबल बिजली सप्लाई देनी है तो सब स्टेशन के आप स्ट्रेंथन किया गया होगा, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाई गई होगी, ट्रांसमिशन लाइन मजबूत की गई होगी, तभी ये संभव हो पाया। अब जब आप
31,500 सप्लाई दे रहे हैं और अगस्त में 32,000 एस्टिमेटेड है कि बिजली की डिमांड होगी। यहाँ पे आके आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। जिस तरीके से इस समय कटौती चल रही है, तो कहीं अच्छा केंद्र सरकार ने अभी एक स्कीम में उत्तर प्रदेश को 44,000 करोड़ रुपए दिए हैं। वो सिर्फ इसलिए कि जितने सब स्टेशन हैं उनका आप सुदृढ़ीकरण करें। जहां पे जो ट्रांसफार्मर अगर कम क्षमता के हैं तो उनकी क्षमता वृद्धि करिए। जो भी आप उसके लिए इक्विपमेंट आप चाहिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक और मसला है कि 42 जिलों की बिजली का निजीकरण होना है। तो अगर आप वसूली नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए दिक्कत है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं। 32,000 ही रेगुलर एम्प्लॉई हैं इस समय पावर कारपोरेशन के, सभी डिस्कॉम मिलाकर। 90,000 करीब जो है उसमें काम कर रहे हैं संविदा के लोग। और एक और इन लोगों ने अभी गड़बड़ी की थी थोड़े दिन पहले। उन्होंने जो 12 साल 15 साल से संविदा के लोग तैनात थे उनका ट्रांसफर इधर से उधर कर दिया, जिसकी वजह से दिक्कतें ज्यादा बढ़ी। क्योंकि आप सब स्टेशन के करेक्टर को जानते हैं, अगर आप उसको छोड़कर नए सब स्टेशन में जाते हैं और वहां कोई नया आदमी काम करता है तो उसको काम समझने में, सब स्टेशन का चरित्र समझने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से कई ऐसे फैसले हुए हैं जो जिसमें सुधार के बजाय गड़बड़ी ज्यादा हो गई। और ये अभी जो कटौती बीच बीच में हुई, इवन लखनऊ में भी कटौती हो जाती है और पास इलाके में भी कटौती हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मंत्री जी को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि वो थर्ड पर्सन में क्यों है। चलिए विजय जी, लगातार जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी, वैसे भी उत्तर प्रदेश में हर 2.5 साल के बाद लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये राज्य तो हमेशा ही चुनावी मोड में रहता है। जिस तरह से हमने देखा कि स्कूल मर्जर के मामले में सरकार को सफाई देनी पड़ी, स्पष्टता देनी पड़ी और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी उसका क्रेडिट लेने के लिए बिल्कुल आगे खड़ी हुई है। आने वाले दिनों में भी हम ये सरकार वर्सेस विपक्ष की ये जो लड़ाइयां हैं ये और तेज होती हुई देखेंगे। हमारी नजर उन पर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए विजय उपाध्याय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।